गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण कुमार मेहरा आप सभी का पैनोरमा वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संसद की कार्य, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन, वित्तीय शक्तियां। अब आज पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक शक्तियां, संसद की कार्य या शक्तियां। प्रशासनिक कार्य के दौरान भारतीय संविधान में भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रशासनिक कार्य, इसके अंतर्गत संविधान में भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक न होकर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होते हैं? कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान और एक नामात्र का प्रधान। नामात्र का प्रधान कौन सा होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इसके बाद में अगला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य या शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार
संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद का पांचवा और महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बाद में विविध शक्तियां। संसद के कार्यों के अंतर्गत 6 नंबर की जो कार्य है या शक्तियां है, विविध कार्य या शक्तियां। विविध कार्य, इनके द्वारा 1 नंबर विविध कार्यों में 1 नंबर है संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों, संसद की दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी क्षमता व दुराचरण के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए भी क्या होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। विविध कार्य के दौरान पहला जो कार्य है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया या महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अक्षमता व दुराचरण के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होने पर लागू होती है। विविध
विविध कार्यों में 2 नंबर, विविध कार्यों में 2 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमति प्रदान करता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 352 के तहत उसे अनुमति प्रदान करता है संसद तथा राष्ट्रपति शासन का समय एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन इसकी अनुमति प्रदान करें। ये दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य इसके साथ ही हमारा जो संसद का कार्य और शक्तियां हैं वो क्या पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, हमने पूरी पढ़ ली है। व्यवस्थापिका के जो अंग हैं संसद और उसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और कार्यपालिका के दौरान हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है संघ या केंद्र की कार्यपालिका। संघ या केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी से मिलकर बनती है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। संघ या केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी। इनसे मिलकर एक संघ की कार्यपालिका बनती है। इसी प्रकार जब राज्य की कार्यपालिका का हम अध्ययन करेंगे तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता आ जाएगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की
कार्यपालिका की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न करवाता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिन्हें राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नामात्र का प्रधान होता है। औपचारिक या नामात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। देखिएगा, अब बात करते हैं योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? योग्यताओं में एक नंबर है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर, वह 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3 नंबर योग्यता, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा वह संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यताएं, अनुच्छेद 58 भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या उससे अधिक,
वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने से पहले उसे त्याग पत्र देना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतदान गुप्त रूप से मतपत्र द्वारा होता है। मतपत्र द्वारा होता है। मतपत्र के द्वारा होता है। चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। इसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए विजय होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त रूप से मतपत्र के द्वारा होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति पद के लिए विजयी होने के लिए न्यूनतम कोटा आवश्यक है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यानी राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल का मतलब वे लोग जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। इसमें एक नंबर है संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3 नंबर 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का कौन कौन होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित जनता के द्वारा चुने गए वो लोग, मनोनीत नहीं होंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे।
इसके बाद पहले तो यही होते थे, लेकिन 17वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इससे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है।